आज बरोज बुध यूक्रेन ने व्लादिमीर पुतिन की रेड लाइन क्रॉस कर दी है और ऐन उस मौके पर जब फ्रांस में G7 समिट जारी है और G7 रहनुमाओं ने एलामिया जारी करके ये कहा है कि रूस पर प्रेशर बढ़ाना होगा। लोहा गर्म देख के व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने वार किया है। रूस पर बमबार ड्रोन तैयारों से हमला हुआ है और इस मर्तबा क्रेमलिन से, व्लादिमीर पुतिन की रिहाइश गाह से, सदारती महल, रूस का गुरूर, तकब्बर, अलामत रूस में ताकत की, उससे सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन ने कयामत बर्पा की है। और अब व्लादिमीर पुतिन जो करने जा रहा है, यह नेटो का सबसे बड़ा इम्तिहान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 जून 2026 बुध का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट से मशरिक़ वस्ता तो हम लगातार कवर कर रहे हैं और मशरिक़ वस्ता का मामला भी पेचीदा ही है। एक तरफ तो इलेक्ट्रॉनिकली डील के ऊपर साइन हो गए, डॉक्यू साइन के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने भी किए साइन, ईरान की तरफ से बाकर खलिबाफ ने भी किए, और मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी उसी स्टेचर की एक इंतहाई पावरफुल शख्सियत के सिग्नेचर्स भी हैं। फ्राइडे को फिज़िकली इस पर साइन हो जाएंगे स्विट्ज़रलैंड के एक इंतहाई लग्जरी रिजॉर्ट पर, और पाकिस्तान ये होस्ट करेगा। उसमें भी एक ख़तरा है, लेट्स बी ऑनेस्ट। हम सब अच्छा की रिपोर्ट तो नहीं ना दे सकते आपको, हमने रियलिटी डिस्कस करनी है। लेकिन एन उस मौके पर जब ट्रंप भी यूरोप में मौजूद है, G7 का समिट हो रहा है, याद रखिएगा नेटो ममालिक जो यूक्रेन की सपोर्ट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि रूस ने यूक्रेन के बाद यूरोप पे चढ़ दौड़ना है। तो एन उस मौके पर G7 ममालिक ने भी रूस के खिलाफ कदम उठाया है, तो यूक्रेन जो है उसने भी अच्छा खासा टफ टाइम दे दिया। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें। पहले मैं मशरिक़ वस्ता के हवाले से आपको बता दूँ दो चीज़ें। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट के साइडलाइंस पर जो मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें की, जो मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें एक उसने तासुर दिया कि वो इसराइल पर तपा हुआ है, इसराइल पर गुस्सा है। इसराइल ने जो रीसेंट बेरूत पर स्ट्राइक्स की उन पे भी डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा है। फिर ट्रंप कहता है एक बंदे को मारने के लिए तुम कितने इनोसेंट्स मारते हो। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टेक्निकली एक्यूज्ड इसराइल ऑफ वॉर क्राइम्स। क्यों? ट्रंप ने अगर कह दिया कि आप एक बिल्डिंग पर हमला करते हैं, उसमें एक दहशतगर्द है, कितने सिविलियन मरते हैं, इतने ज़्यादा सिविलियंस का मरना और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर हमला करना अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन के मुताबिक जो ट्रंप कह रहा है कि इसराइल करता है, ये एक वॉर क्राइम है। अमेरिका और इसराइल के दरमियान खलीज गहरी होती जा रही है, दरारें पड़ती जा रही हैं, लेकिन सवाल वही है कि मामला कहां पर जाकर रुकेगा। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई में इसराइल मासूम अफराद को निशाना बना रहा है, इसराइल को अब यह लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। इवन हिजबुल्लाह जिसके हवाले से इसराइल कहता है कि हम इसे ख़त्म करेंगे, ट्रंप ने कहा कि हमें तो इनसे बात कर लेनी चाहिए, मैं देखता हूं इनसे तो बात करके मसला हल हो जाएगा। ईरान से मसला हल हो गया बात करके। अब ईरान कह रहा है लबनान के बगैर कुछ नहीं, और इसराइल कह रहा है लबनान के मामले को हम छोड़ेंगे नहीं। और इसराइल में जो फार राइट के वुज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये तो ट्रंप का मुआहदा है। अलबत्ता ट्रंप ने भी इसराइल को, अब पता नहीं उसने क्या रियलाइज़ किया, अव्वल तो वो ये कहता था ना कि ये जंग इसराइल की है तो हमारी भी है। इस जंग में ट्रंप कूदा ही इसराइल की खातिर। लेकिन अब तो ये भी खबर आ रही है वेस्टर्न मीडिया पर कि MOU का मुसव्विदा ट्रंप को कहा गया कि दिखाएं, और इतना क्लोज कॉपरेशन में इसराइल और अमेरिका काम करते हैं, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने नहीं दिखाना, हमने बिल्कुल भी नहीं दिखाना, और जो मर्जी हो जाए, आप जो है वो स्पॉइलर है, गालिबन यही तासुर था। तो ये लबनान वाला मामला और इसराइल वाला मामला, अब जारी बात है, अब ये सवाल पैदा होता है कि ईरान क्या इन दोनों को, अमेरिका और इसराइल को अलग अलग देखेगा, क्योंकि ट्रंप ये तासुर दे रहा है। दूसरी थ्योरी ये भी है कहीं ये गुड कॉप बैड कॉप तो नहीं खेल रहे। ईरान के एक बंदे से मेरी बात हुई तो तजिया कार कहते हैं ये भी हो सकता है कि ट्रंप कहे कि मैं तुम्हें पब्लिकली बुरी स्टेटमेंट्स देता रहूँगा, तुम लबनान में काम जारी रखना, मैं ईरान को कहूँगा इसराइल से निपटो। लेकिन उस केस में फिर ये होगा कि ईरान कहेगा कि ठीक है अमेरिका से हमारी सुलह है, लेकिन इसराइल पर हम हमले करने शुरू कर देते हैं, तो फिर अमेरिका पीछे कैसे हटेगा। तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सूरत हाल है, और ऑब्वियसली लास्टिंग पीस जो है उसमें इसराइल अगर अपनी रविश लबनान वाली जारी रखता है तो फिर वो पॉसिबल उस तरह से नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं रशिया वाले मामले के ऊपर। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो क्रीमिया जो है, आपको पता है कि यूक्रेन का एक इलाका था, इस जंग में नहीं, ये तो 3-4 साल जंग है, इससे पहले क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था रशिया ने, इस पर कब्जा कर लिया था। ये बेसिकली इट्स काइंड ऑफ एन आइलैंड, एक ब्रिज कनेक्ट करती है रशिया से। और ये जो हालिया जंग है, इसमें रिसेंट जो एक ऑपरेशन था जिसने पिछले साल गेम चेंज कर दी, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। रशिया की बहुत बड़ी टेरिटरी है,
यूक्रेन के ड्रोन रशिया में बस उन्हीं एरियाज़ को हिट कर सकते थे जो बॉर्डर के करीब है, आगे जाते थे रास्ते में पकड़े जाते थे। रशिया ने अपने ड्रोन्स जो हैं वो स्मगल करके एक ट्रक में भेजे, एयरबेस के पास वो ट्रक जो है उसकी छत खुली फिल्मी अंदाज में, उसमें से ड्रोन्स निकले। ये एक नई चीज़ थी, रशिया को उड़ा के रख दिया, उसके तैयारे तबाह कर दिए। बाकायदा तौर पर रशिया जो है और व्लादिमीर पुतिन की एयरफोर्स का भुरकस निकाल दिया, रंदा फेर दिया। उसके बाद क्रीमिया वाले ब्रिज के ऊपर भी हमला किया। अभी भी याद रखिएगा कि क्रीमिया के ऊपर यूक्रेन जो है वो बड़े तादाद में हमले कर रहा है। फिर ऐसे एरियाज़ जिन पर रशिया ने इस जंग के दौरान पिछले 2-3 साल के अंदर कब्जा कर लिया है, उन एरियाज़ पर भी यूक्रेन जो है वो हमले कर रहा है। एक डॉर्मिट्री थी स्टूडेंट्स की, उस डॉर्मिट्री पर भी हमला हुआ, उसमें भी कुछ लोग मारे गए। अलबत्ता यूक्रेन का ये कहना है कि हमने पूरी बटालियन रशिया की एक कमांड सेंटर जो है उड़ा दिया, दर्जनों नहीं बड़ी तादाद में हंड्रेड्स ऑफ रशियन ट्रूप्स जो है वो एक स्ट्राइक के अंदर मारे गए। और कुछ एरियाज़ के अंदर रशिया के ट्रूप्स जो है वो थोड़ा सा पीछे भी हटे, तो उनकी वो जो पेशकदमी की रफ्तार थी वो भी रुक गई। उसके बाद रशिया जो है उसने नेटो की फ़ज़ाओं में पहले वो हल्का फुल्का कोई ड्रोन या जहाज़ जाता था, निकल आता था, पहली दफ़ा नेटो भी हिट हो गया। ये सारी चीज़ें पिछले 1 महीने के अंदर हुई हैं। लेकिन अब एक तरफ तो अल जज़ीरा की भी खबर है कि आइलैंड सराउंडेड बाय वॉर, क्रेमियंस पैनिक अमिड यूक्रेनियन अटैक्स, फ्यूल शॉर्टेजेस हैं और फियर्स जो हैं वो क्रेमिया के अंदर हैं। और बेसिकली यूक्रेन जो है वो अब इस एरिया के ऊपर हमले कर रहा है और ये एरिया यूक्रेन का ही है, लेकिन इस पर रशिया का कब्जा है। एक तरफ ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब टर्की का ए न्यूज़ जो है वो कह रहा है कि G7 लीडर्स एग्री टू इंक्रीज प्रेशर ऑन रशिया ओवर यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर जो है उसके तनाजुर में रशिया पे अब प्रेशर बिल्ड होगा और बढ़ाया जाएगा। और बाय द वे मैं आपको बताऊं, ईरान वॉर की वजह से रशिया के तेल को थोड़ा रिलीफ मिला था, इंटरनेशनली सैंक्शंस हटी थी, तो अब दोबारा से रशिया के तेल पे सैंक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि ईरान की एक तो जंग वाला अब नाए हुरमुज़ खुल जाना है, दूसरा ईरान के ऊपर से भी सैंक्शंस हट जानी है। तो वो रशिया पे प्रेशर शायद बिल्ड करने के लिए ये रशिया के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो। इसके साथ साथ यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है उसे खुसूसी तौर पर G7 समिट जो है फ्रांस में उसमें बुलाया गया है। और अमेरिका और यूरोपियन एलाइज ने बेसिकली कहा है कि हमें रशिया के ऊपर अब प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा बिल्ड करना होगा, रशिया को प्रेशराइज करना होगा, रशिया को टफ टाइम देना होगा और रशिया के ऊपर कुछ ना कुछ करना होगा। इसके साथ साथ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रिया अदा किया है कि स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ जो हैं और उसने शुक्रिया अदा करते हुए स्टेटमेंट दी है कि बड़े स्ट्रॉन्ग आइडियाज़ आए हैं कि रशिया को कैसे टफ टाइम देना है और प्रेशर डालना है। असल काम तो ये हुआ है कि जिस टाइम पे व्लादिमीर ज़ेलेंस्की यहाँ पे G7 लीडर से मिलने आया है, डोनाल्ड ट्रंप से और यूरोपियन एलाइज से, और वो सारे यूक्रेन के साथ खड़े हो रहे हैं, एक सिंबॉलिक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे पहले पुतिन चीन गया तो एन उस मौके के ऊपर रशिया पर तबाहकुन हमले कर दिए, 500 से ज़ायद स्ट्राइक्स हुई, 12 रीजन्स जो हैं, दर्जन भर रशिया के रीजन्स इंक्लूडिंग मॉस्को, वहाँ पर हिट्स हुई। अब जो सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, यूक्रेन ने स्ट्राइक की है रशिया की ऑयल रिफाइनरी पर और ये बम्बार्ड ड्रोन्स हैं। और इसके हवाले से जो बड़ी चीज़ है, देखिए ऑयल रिफाइनरीज इससे पहले भी हिट होती रही हैं, ऑयल स्टोरेज यूनिट्स भी, और रशिया के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूक्रेन हिट कर रहा है। बट यूक्रेन ने अब एक मेजर रिफाइनरी जो है उसे हिट किया विच इज़ लोकेटेड जस्ट 15 किलोमीटर्स फ्रॉम द क्रेमलिन। क्रेमलिन रूस का सदारती महल है, रेड स्क्वायर जो है बड़ा तारीखी, वैसे तो रूस बहुत प्यारा है और विज़िट कीजिएगा, जंग टलती है तो रूस का मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग बड़ा खूबसूरत है, वही रेड स्क्वायर और क्रेमलिन का नज़ारा भी बड़ा बेहतरीन है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि इस क्रेमलिन सदारती महल से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रशिया की मेजर ऑयल रिफाइनरी को हिट किया गया है और ये फैसिलिटी जो है ये सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है। क्यों? क्योंकि मॉस्को की फ्यूल मार्केट जो है, मॉस्को सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द सिटी मॉस्को, पूरा रीजन है, उसमें 40% जो फ्यूल मार्केट है वो इसके थ्रू ऑपरेट होती थी। 70% मॉस्को और उसके सराउंडिंग रीजन्स के अंदर जो गैसोलीन कंज्यूम होती है वो इस रिफाइनरी से तैयार हो रही थी। और इससे ये बात समझ आती है कि यूक्रेन की एबिलिटी जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है टू स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया। इससे पहले यूक्रेन जो है वो डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, रशिया का एयर डिफेंस किधर गया भाई, इतना टप के आ रहे हैं, इतना बड़ा मुल्क है, बॉर्डर से मॉस्को तक आते आते रास्ते में आपने ट्रैक ही नहीं कर सके, रोक ही नहीं सके। तो इससे यूक्रेन को तो एक एज मिलता है, लेकिन अब व्लादिमीर पुतिन इसका किस तरह से जवाब देगा, इतलात ये है कि इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स रशिया कुछ बहुत बड़ी और सिंबॉलिक स्ट्राइक्स तैयार कर रहा है, प्लान कर रहा है, और ये मैसेज होगा बेसिकली ऐसी स्ट्राइक्स जिनसे हल्का फुल्का जलजला जो है वो आसपास के यूरोपियन ममालिक को भी महसूस हो। इतनी बड़ी स्ट्राइक्स रशिया कर सकता है, कुछ एनालिस्ट्स का मानना है, ताकि वो अपने मसल्स दिखा सके एन उस मौके पर जब ट्रंप और G7 और यूरोप पूरा फ्रांस के अंदर इकट्ठा हुआ है। ज़ेलेंस्की भी वहाँ पर मौजूद है, तो हिद्दत और शिद्दत शायद व्लादिमीर पुतिन जो है वो ट्रांसफ़र करें अपना। बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।